और इस वक्त लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिली है मैं हूं अटल की टीम। और मैं हूं अटल की टीम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। सीएम योगी आदित्यनाथ से फिल्म निर्देशक रवि जाधव और फिल्म निर्माता विनोद भानुशाली ने भी मुलाकात की है, और फिल्म एक्टर पंकज त्रिपाठी ने भी मुलाकात की है। मुलाकात की ये तस्वीरें, जहां फिल्म के कलाकार, निर्देशक, अभिनेता इस तस्वीर में मुख्यमंत्री के साथ नजर आ रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है फिल्म मैं हूं अटल की टीम ने, और टीम ने सीएम योगी से ये शिष्टाचार मुलाकात की ये तस्वीर, इसमें फिल्म निर्देशक रवि जाधव भी शामिल थे और फिल्म निर्माता विनोद भानुशाली, फिल्म एक्टर पंकज त्रिपाठी यानी अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने भी मुलाकात की। और 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बड़ी बैठक होने वाली है। पहले 12 जून को होने वाली थी यह बैठक, लेकिन अब 23 जून को होगी। बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी शामिल होंगे, खड़गे, ममता, केजरीवाल समेत कई नेता शामिल होंगे, और लेफ्ट के कई नेता भी इसमें शामिल होंगे। सीताराम येचुरी, डी राजा, दीपांकर भट्टाचार्य जैसे नाम भी शामिल हैं। नीतीश कुमार की पहल पर बैठक का आयोजन हो रहा है। 24 में विपक्षी एकता की पहल को लेकर यह अहम बैठक मानी जा रही है, और 24 में विपक्ष की कोशिश है कि एकजुट होकर बीजेपी को बड़ी चुनौती दी जाए। इसी को लेकर 23 जून को यह बड़ी बैठक होने वाली है विपक्षी दलों की। अब उसमें क्या रणनीति बनती है, क्या सहमति बनती है किसी एक नाम पे, किसी एक चेहरे पर, यह देखना बाकी होगा। लेकिन पहले 12 जून को यह बैठक होने वाली थी, लेकिन अब 23 जून को होगी, और बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल होंगे। उनके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल समेत कई अलग अलग दलों के जो दिग्गज हैं वो मौजूद रहेंगे। और बैठक में लेफ्ट के कई नेता भी शामिल होंगे, जिसमें सीताराम येचुरी हैं, डी राजा है, दीपांकर भट्टाचार्य, ये नाम भी शामिल होंगे। और नीतीश कुमार की पहल पर बैठक का आयोजन हो रहा है। और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग विपक्षी दलों की होने वाली बैठक को लेकर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल कितने भी एकजुट हो जाएं, मोदी सरकार का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उनसे खास बात की हमारे संवाददाता ने, और क्या कुछ कहा उन्हें सुनते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी हैं। सर, विपक्षी दलों की अगर हम बात करें, पहले ममता बनर्जी ने पिछले चुनाव में कोशिश की थी कि विपक्षी दलों को एक मंच पर लाया जाए। अब 23 जून को बिहार के पटना में एक बड़ी बैठक होने जा रही है। किस तरीके से देखते हैं नीतीश कुमार, सभी विचारधारा, जो समान विचारधारा, खासतौर पर विपक्षी दल, सभी डूबते हुए जहाज के यात्री हैं। जो लोग बैठक का दिन नहीं तय कर पाए, कौन नेता है वो तय नहीं कर पाए, वो गठबंधन कैसे तय करेंगे? ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना है जो पूरा होने वाला नहीं है। बैठक में कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, ये तो तय नहीं हो रहा। और इस मुंगेरी लाल के हसीन सपने की सरकार के मंत्री कैसे तय होंगे? ये केवल व केवल कुंठित, थके हुए, हताश, निराश लोगों का बेमेल गठजोड़ है। केजरीवाल का जन्म कांग्रेस को गाली देते हुए हुआ। ममता बनर्जी कांग्रेस छोड़ के आए और कांग्रेस को गालियां देकर वो उसकी नेतागिरी है। केसीआर साहब कांग्रेस को खा रहे हैं और आमने सामने लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार का जन्म कांग्रेस के विरोध में हुआ। अब जिनके विरोध में आप पैदा हुए, कैसे जनता के पास जाएंगे? असल में ये सभी थके हारे नेता चाहते हैं कि देश के अंदर एक कमजोर सरकार आए, एक लंगड़ी सरकार आए, ताकि टुकड़ों टुकड़ों में उस सरकार का उपभोग करके भ्रष्टाचार किया जा सके, लूटा जा सके। लेकिन देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक तगड़ी सरकार चाहती है, और तीसरी बार भी वो सरकार आएगी जो देश के अंदर गरीबों के लिए काम करेगी, गरीब देश का नाम विश्व में रोशन करेगी, देश के नागरिकों का एजेंडा मोदी जी को दोबारा सरकार में लाने का आशीर्वाद देने का है।
नीतीश कुमार विपक्षी दलों को एक मंच पर बीजेपी के खिलाफ ला रहे हैं। अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार ने जो अध्यादेश लाया उसके खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट कर रहे हैं। कल अखिलेश यादव से केवल व केवल भ्रम पैदा किया जा रहा है। मिलो कौन रोक रहा है? लेकिन ये पॉलिटिकल टूरिज्म है। आप एक कैपिटल स्टेट के यूटी के चीफ मिनिस्टर हैं और आप तुलना कर रहे हैं यूपी के साथ, तुलना कर रहे हैं राजस्थान के साथ। दुर्भाग्यपूर्ण है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी, जिन्होंने तमाम सारे विषयों पर न्यूज इंडिया से बातचीत की। अतुल के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। और वहीं केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने भी विपक्षी दलों की होने वाली बैठक को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ना विपक्ष एक हुआ है ना ही होगा। उनसे खास बात की हमारे संवाददाता ने, और क्या कुछ उन्होंने कहा उन्हें सुनते हैं। समान विचारधारा के जितने भी विपक्षी दल हैं उनको एक मंच पर लाने की कवायद तेज है। लगातार नीतीश कुमार ने तमाम नेताओं से मुलाकात की थी। अब एक बड़ी बैठक 23 जून को बिहार के पटना में होने जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा जी हैं। पहले ममता बनर्जी ने, आपने देखा कि पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो विपक्ष को एकजुट करने की कवायद की थी। अब नीतीश कुमार लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं उनके समर्थक उनको प्रधानमंत्री के तौर पर भी देखने लगे हैं। किस तरीके से देखते हैं विपक्षी दलों की इस बैठक को जो होने जा रही है 23 जून को? पहले तो आज जो समान विचारधारा के लोग बता रहे हैं इसको आप चेंज करिए। इनकी समान विचारधारा नहीं है, इनकी विपरीत विचारधारा है के लोग हैं। लेकिन इस प्रकार की बैठकें 2019 से पहले भी की थी। आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरह से 9 वर्ष हमारे सरकार के रहे हैं, 9 वर्ष का कार्यकाल एक तरह से बेमिसाल, और 60 वर्षों से भी ज़्यादा जो काम पर भारी पड़ा है हमारा 9 साल का काम, इसको लेकर के महासंपर्क अभियान के तहत हम जनता के बीच में जा रहे हैं। उससे जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की बैठकों का आयोजन नहीं कर रहे हैं। लेकिन इनकी बैठकें कभी भी कामयाब होने वाली नहीं है। और विपक्ष की एकता का जहाँ तक सवाल है, ना विपक्ष एक हुआ है ना एक होगा। और मैं कह सकता हूँ विपक्ष एक भी हो जाए फिर भी भारतीय जनता पार्टी पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिस तरह से 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में माननीय अमित शाह जी ने कहा था हमें 51% वोट बूथ पर लेना है, कितना ही कोई एक हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम कह सकते हैं कि 51.2% हमने वोट लिया था 2019 में उत्तर प्रदेश में। 80 में से 64 सीटें हमने जीती थी। तो आने वाले समय में विपक्ष का रोल अपना विपक्ष का करते रहें। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से हमारी सरकार चल रही है, जिस तरह से काम हो रहे हैं और गरीबों के कल्याण का काम हुआ है, सेवा सुशासन गरीब कल्याण, कह सकते हैं कि 2019 से भी ज़्यादा प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने वाले हैं। क्योंकि देश की 142 करोड़ जनता का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ माहौल बना रहे हैं, विपक्षी दलों के साथ बैठकें कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के एक फैसले को लेकर तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। कल उनकी मुलाकात अखिलेश यादव से हुई है और कहीं ना कहीं इस दौरान वो काफ़ी भावुक भी अरविंद केजरीवाल हो गए। मनीष सिसोदिया को लेकर उन्होंने जिक्र किया। देखिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में क्या हो रहा है क्या नहीं। नीतीश कुमार जी के लिए कि लोगों ने नाम उनका दिया है, मानो क्या, पलटू राम, पलटी मार पीएम बना दिया है। तो वही पीएम ही बने रह सकते हैं। मैं कह सकता हूं कि ये मुंगेरी लाल के सपने जो संजो रहे हैं, कोई प्रधानमंत्री बनने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री तो माननीय मोदी जी हैं, मोदी जी रहेंगे। अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव की अगर हम बात करें, इस मुलाकात को किस तरीके से आप देखते? अखिलेश यादव और हमारे केजरीवाल की मुलाकात को देखने वाले लोग जिस नज़र से देखें, लेकिन 2022 के चुनाव में जनता ने दोनों को आईना दिखा दिया है। जहां पर समाजवादी पार्टी का हश्र जिस तरह से किया है उत्तर प्रदेश की जनता ने, उसी तर्ज पर केजरीवाल को जमानत जब्त करा के दिल्ली वापस भेज दिया है। इसलिए दोनों मिले या दोनों न मिले कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता 80 में से 80 कमल खिलाने के लिए भाजपा के नेतृत्व पर तैयार है। कल दिन दहाड़े सर लखनऊ के कोर्ट में संजीव जीवा गैंगस्टर था, उसकी हत्या हुई। इसके बाद लगातार चाहे अखिलेश यादव की बात करें, मायावती की बात करें या अन्य विपक्षी दलों की बात करें, उत्तर प्रदेश के सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि अब मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुँच चुका है और उनकी जो जीवा की पत्नी है उसने कहीं ना कहीं गुहार लगाई। आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी। खासतौर पर विपक्षी दल जो सवाल उठा रहे हैं बीजेपी सरकार पर, क्या कुछ कहेंगे उनके लिए? देखिए 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में कानून का राज चल रहा है। कानून हमारी व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त है। तो मैं कह सकता हूँ घटना घटी है और कानून अपना काम करेगा। और मुझे लगता है कि जिस तरह का आपराधिक इतिहास उस जीवा का रहा है वो आपसे छिपा नहीं है। लेकिन जब इस प्रकार के अपराधी किसी भी तरह से अगर मारे जाते हैं तो विपक्ष को रोना सबसे ज़्यादा आता है, और ख़ासतौर से अखिलेश यादव को, क्योंकि ऐसे लोगों से तार उनके जुड़े रहे हैं।
धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा, जिन्होंने तमाम सारे विषयों पर न्यूज इंडिया से बातचीत की। वीडियो अतुल के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संकल्प में मुख्यमंत्री राहत कोष न्यासी परिषद की 22वीं बैठक हुई और मुख्यमंत्री राहत कोष न्यासी परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री राहत कोष से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। और बिहार में पुल हादसे पे नालंदा में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि पुल ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पूरी इमेज ही गंगा में समाहित हो गई है। उन्होंने कहा कि नैतिकता के तौर पे उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। वो जितने दिन भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं, एक मूर्ति के रूप में हैं। अब उस मूर्ति में कोई आत्मा नहीं। बिहार के लोगों को सरकार पर से भरोसा उठ चुका है और पुल गिरने की पूरी जांच होनी चाहिए। पुल का हिस्सा गिरा है, वो क्या दिखाता है? दिखाता है कि इतना बड़ा जो सरकार का एक निर्णय था कि अगवानी घाट और इधर सुल्तानगंज के बीच में पुल बनाया जाए, घोषणा हुई 2014 में। आज 9 साल हो गए, उसका कॉस्ट भी 1700 करोड़ पहुंच गया। और आप याद करिए 2 साल पहले ही वो पुल पहले भी ध्वस्त हुआ था और कहा क्या गया था कि हवा चलने से पुल गिर गया उस समय था। अब जरा सोचिए किस प्रकार का निर्माण नीतीश बाबू के कार्यकाल में हो रहा है कि 2 साल पहले हवा में गिर गया। और इस बार क्या हुआ? इनके उप मुख्यमंत्री कहते हैं, इनके पदाधिकारी कहते हैं कि टेक्निकल फॉल्ट है, डिज़ाइन फॉल्ट है, स्ट्रक्चर फॉल्ट है। तो श्रीमान जी किसको कह रहे हैं? पुल का। वहीं बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने बीजेपी पे पलटवार किया और कहा कि अब तक के इतिहास में जो रेल दुर्घटना उड़ीसा के बालासोर में हुई वो सबसे भयावह और दर्दनाक हादसा था। बीजेपी के लोग कहते हैं कि देश की बागडोर प्रधानमंत्री के हाथ में सुरक्षित है, लेकिन भारतीय रेल ही उनके शासनकाल में सुरक्षित नहीं है। इस पर और क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। देश के प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहते हैं? देश के प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाता है कि इतना अच्छा प्रधानमंत्री न अभी तक कोई हुआ है, न आगे भी होगा। यही भाजपा के लोग बोलते हैं कि देश में सबसे बड़ी रेल दुर्घटना उनके देखरेख में होगी। तो प्रधानमंत्री जी को तो इस पर विचार करना चाहिए ना। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ हैं? नेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के बयान बहादुर नेता लोग कहाँ हैं? उस पर तो बोलना चाहिए रेल दुर्घटना पर। कुछ तो बोल नहीं रहे हैं। लगता है कि उनके मन में लोगों के प्रति ममता खत्म हो गई, मानवता शर्मसार हो गया। कुछ बोलना चाहिए। और जो लोग परिवार उसमें हताहत हुए हैं उनके बारे में गंभीरता से भारत सरकार को। और बिहार सरकार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत 2 दिवसीय दौरे पे किशनगंज पहुंचे और यहां पे डॉक्टर कलाम कृषि महाविद्यालय में प्रयोगशाला का उद्घाटन और किसानों के साथ विभागीय योजनाओं की परिचर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान किशनगंज के सांसद डॉक्टर जावेद, डॉक्टर कलाम कृषि महाविद्यालय के कुलपति समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर रामविलास लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मुद्दे को लेकर चुनाव में जाएंगे। चिराग पासवान ने कहा कि हमारी पार्टी का घोषणा पत्र बिहार की जनता के सुझाव पर ही बनेगा और चुनाव को लेकर 7 सदस्यीय टीम रहेगी जो हर बिंदु पर काम करेगी। पार्टी की नीतियां अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर घर तक पहुंचाएंगे। चिराग पासवान ने कहा कि चुनाव के वक्त हम लोग तय करेंगे कि किसके साथ गठबंधन करेंगे। 28 नवंबर को पार्टी का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर बिहार के लोगों आएंगे और गांधी मैदान में एक बड़ी सभा होगी।
घटनाओं की जितनी निंदा की जाए उतना कम है और ज़रूरी है इन घटनाओं की जांच और निष्पक्ष जांच बिना किसी के दबाव के जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। इस बात को मैं पूरी अथॉरिटी के साथ मैं कहना चाहूँगा, किसी भी राजनीतिक दबाव के तहत आकर अगर महिलाओं का उत्पीड़न कहीं पर किसी भी क्षेत्र में हो रहा है वो गलत है और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और बिहार के मुजफ्फरपुर के काठी में बीते दिनों पवन श्रीवास्तव की अपराधियों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पवन श्रीवास्तव के काठी थाना क्षेत्र के पातेपुर स्थित आवास पे परिजनों से मिलने एलजेपी के सुप्रीमो चिराग पासवान पहुंचे। मृतक प्रॉपर्टी डीलर के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया। साथ ही सीएम नीतीश कुमार पे निशाना साधा और चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में जंगल राज आ चुका है। पत्रकार महोदय को जाने दीजिए। भैया जंगल राज कब था नहीं था, पर आज बताइए क्या ये महाजंगल राज नहीं है? जिस तरीके से अपराध आज की तारीख में चरम सीमा पर है, कानून का भय पूरी तरीके से समाप्त हो गया। घर का अकेला 22-23 आदमियों को खाने खिलाने वाला ये व्यक्ति जिसकी निर्मम हत्या कर दी गई, इसके बाद कौन है भैया परिवार को देखने वाला? मुख्यमंत्री के पास इतनी भी फुर्सत नहीं कि वो आए, कम से कम परिवार को ढांढस बांध के जाएं, देखें कि छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, कैसे उनका भविष्य, बूढ़े माता पिता हैं, कैसे वो अपना जीवन व्यतीत करेंगे। इसीलिए आज यहाँ पर हम लोगों के आने की वजह ही यही थी, ताकि यहाँ पर तमाम जानकारी इकट्ठी कर लिखित रूप में तो मैं ये तमाम जानकारी मुख्यमंत्री जी को, डीजीपी साहब को दूंगा ही। आज की तारीख में परिवार के बाकी सदस्य एक डर के साए में जीने के लिए मजबूर है। भैया जंगल राज कब था नहीं था। पर और दरभंगा जिले के लदामी गांव में ससुराल पक्ष की प्रताड़ना से आहत होकर एक विवाहिता ने खुदकुशी कर ली। इस मामले में हत्या की भी आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि विवाहिता को ससुराल पक्ष के लोग जो हैं वो प्रताड़ित कर रहे थे और अब पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से पुलिस मामले की जांच कर रही है। रोहतास जिले में सोन नदी पर बने पुल के पिलर में एक बच्चा फंसा हुआ था, जिसे सकुशल बाहर निकाला गया है। बच्चे को पुल के पिलर से 30 घंटे बाद बाहर निकाला जा सका। बताया जा रहा है कि बच्चा यहां पे खेलते हुए यहां गिर गया था और इसमें जाकर बच्चा फंस गया था। बच्चे को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने सकुशल बाहर निकाला। और पंजाब के लुधियाना कोर्ट परिसर के पास माल गोदाम की सफाई के दौरान अचानक एक धमाका हुआ। धमाके की वजह से कोर्ट परिसर और आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। मामला शांत होने पर पता चला कि आग लगने से एक कांच की बोतल में विस्फोट हुआ था। विस्फोट की इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। पुलिस ने जांच में दावा किया है कि धमाका कांच की बोतल फटने से हुआ, जिसके टुकड़े सफाई कर्मचारी के पांव में लगे। दरअसल कोर्ट कॉम्प्लेक्स परिसर में बने सदर थाना के माल गोदाम की सफाई चल रही थी जिस वक्त ये धमाका हुआ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਡੇਲੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਫਲੇਮੇਬਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੋਗਾ, ਬੋਟਲ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਹੀਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਲਾਸਟ ਪਰ ਸਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧਦਾ ਬੋਟਲ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਫਲੇਮੇਬਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾੜਾ ਪੈਰ ਤੇ ਕੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੈਡੀਕਲੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਚ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਹਲਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਖੜਦੀਆਂ ਸਰ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਪਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ सामने खाली पे आएगा बाकी। और मुंबई के मीरा रोड हत्याकांड मामले में आरोपी की दरिंदगी ने हर किसी को हिला के रख दिया। उसकी खौफनाक वारदात का किस्सा सुनकर हर कोई हैरान है।
अपने से 20 साल छोटी लिव इन पार्टनर के चरित्र पे शक था तो आए दिन झगड़ा करता था, भला बुरा कहता था। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि उसको मौत के घाट उतार दिया। किसी को पता ना चले इसके लिए शव के कई टुकड़े किए और उसे कुकर में उबालकर मिक्सी में पीस दिया। ऐसी बर्बरता की है। 56 साल के मनोज की इस बर्बरता से पुलिस भी दंग है। तो श्रद्धा मर्डर केस से प्रभावित था ये, और मुंबई में दिल दहला देने वाली इस वारदात ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। यहाँ गीता आकाशदीप सोसाइटी में एक न्यू इंफॉर्मेशन आई थी कि एक घर से बदबू आ रही है। तो मौके पे पुलिस ने आके यहाँ पे दरवाजा खोला तो एक लाश मिली है जिसमें उसके पीसेस किए गए मिले हैं। इसमें जो लिव इन रिलेशन में कपल था जो कि बंदा है मनोज सानी करके और उसकी वाइफ थी वह सरस्वती वैद्य करके। सरस्वती वैद्य की उसने हत्या की है और उसने उसका डिस्पोज ऑफ करने के लिए उसका पीसेस करने का ट्राई किया है, ऐसा प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। अभी ये नयानगर पुलिस स्टेशन में इसके ऊपर गुना दाखिल करने की प्रक्रिया चालू है। आगे के इन्वेस्टिगेशन में जो भी क्यों किया गया, मोटिव क्या था, इंटेंशन क्या था, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन में बात पता चलेगा। और महाराष्ट्र के पद्म पुरस्कार विजेताओं को राज्यपाल रमेश बैस ने राजभवन में सम्मानित किया। सम्मान समारोह का आयोजन वसंतराव नायक कृषि अनुसंधान और ग्रामीण विकास फाउंडेशन द्वारा किया गया था। भौतिक विज्ञान और भटनागर शांति पुरस्कार विजेता पद्म भूषण डॉक्टर दीपक धर और गुरु कल्याण सुंदरम पिल्लाई को राज्यपाल द्वारा शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। राज्य को गौरवित करने के लिए बधाई देता हूं। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें।